हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हम पढ़ रहे थे फ्यूल्स के बारे में। इसमें हम एक वीडियो देख चुके हैं। आज हम इसके बारे में आगे और देखते हैं। हम इनमें गैस के कुछ टाइप्स देख रहे थे, जिसमें हमारा चल रहा था नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अगर देखें यानी कि प्राकृतिक गैस जो हमें एनवायरनमेंट में मिलती है, नेचुरली जो हमें मिलती है, ये हमें आर्टिफिशियली बनानी नहीं होती है, ये हमें नेचर के द्वारा मिलती है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें बताया गया है कि पेट्रोलियम के कुओं से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से मीथेन यानी कि CH4 तथा इथेन यानी C2H5 क्रमशः 83% एवं 16% होती है। यानी कि अगर हम हमारी नेचर में अगर देखें तो मीथेन होती है वो तो 83% होगी, और जो इथेन है वो 16% होती है, जो ज्वलनशील होने के कारण ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यानी कि अगर हम नॉर्मली देखें तो मीथेन और इथेन है वो क्या होती है कि ज्वलनशील भी है और ये ईंधन के रूप में यूज की जाती है। प्राप्त ऊष्मा की मात्रा के आधार पर प्राकृतिक गैस सर्वश्रेष्ठ ईंधन है। यानी कि जो नेचुरल गैस है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन नेचुरल गैस का यही होगा। प्राकृतिक गैस है वो तेल के कुओं से भी उपलब्ध यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस गैस का प्रधान अवयव मीथेन होता है। वैसे तो मीथेन और इथेन दोनों हैं, लेकिन अगर फर्स्ट अगर देखें प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है तो वो किसकी होगी, मीथेन की होती है। प्राकृतिक गैस का जो यूज है वो कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन है उनसे जो से तात्पर्य क्या है कि उन ईंधनों से, अगर आप नाम के हिसाब से ही देखो तो इसमें क्या बताया है, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल है। तो ये क्या होता है कि यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं या फिर कोई भी जीव जंतु हैं वो डेड होने के बाद में जो ज़मीन में दब जाते हैं या फिर जो रहते हैं, उनसे क्या होता है कि उनसे हमें फ्यूल मिल रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य उन ईंधनों से है जो पेड़ पौधों पर जानवरों के अवशेषों से धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहने के फलस्वरूप बनते हैं। यानी कि ये जो इनके डेड पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी टाइम अगर दबे रहेंगे तो उनसे क्या होता है, फ्यूल्स बन रहा है। इन ईंधनों में ऊष्मा से भरपूर कार्बन के यौगिक विद्यमान रहते हैं, यानी कि कार्बन के प्रोडक्ट होते हैं ये। अगर हम देखें कि जो फॉसिल फ्यूल है उनमें कौन कौन से पार्ट होंगे, तो वो इनमें होगा जैसे देखो कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस आदि। ये क्या है, ये जीवाश्म ईंधन के प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि हमें जो पेट्रोल मिलता है या नेचुरल गैस मिलती है या फिर हम जो कोयला देखते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कोयला यानी कि कोल, इनके बारे में देखें तो ये देखो कि कोयला है वो पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयले को खनिज कोयला भी कहा जाता है। यानी कि कोयले को जो खनिज है वो कोयला ही कहलाता है, और इसमें 60 से 90% क्या होता है, मुक्त कार्बन तथा उसके यौगिक के अतिरिक्त नाइट्रोजन, गंधक, लोहा आदि के यौगिक भी उपस्थित होते हैं। यानी कि अगर पूछें कि ये जो कोयला है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो इसमें एक तो कार्बन तो है ही है, इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, गंधक और लोहा है वो भी प्रेजेंट होते हैं या इनके कंपाउंड होते हैं। कोयला है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि इसमें फर्स्ट है पिट, सेकंड है लिग्नाइट, थर्ड है बिटुमिन्स और फोर्थ क्या होगा, एंथ्रासाइट। तो ये चारों पार्ट होते हैं। इनके बारे में देखते हैं। जैसे पिट कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। ये सबसे अगर फर्स्ट टाइप अगर देखें कोयला निर्माण की, तो उसकी फर्स्ट जो फेज होगी वो क्या होगी, पिट होगी। और जो एंथ्रासाइट है यानी कि जो फोर्थ स्टेज बताइए, ये क्या है, ये इसकी सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। यानी कि अगर देखें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर किस में होगी, वो एंथ्रासाइट में होती है।
जबकि जो ये सेकंड नंबर पे बिटुमिन्स आया था, ये कोयले के सामान्य किस्म है, यानी कि नॉर्मल है ये। और संसार का जो अधिकांश कोयला है वो बिटुमिन्स किस्म का होता है, यानी कि सामान्य अवस्था में ही मिलता है हमें बिटुमिन्स फेज के अंदर। और जो हमने लिग्नाइट पढ़ा था, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कोयले की कौन सी फेज़ है जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, लिग्नाइट है जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। और जो एंथ्रासाइट है वो कोयले की अंतिम अवस्था होती है, और जो एंथ्रासाइट है वो कोयला जलने पर धुआं नहीं देता है। ये सबसे एंथ्रासाइट है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है और ये धुआं भी नहीं देता है और काफ़ी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है इससे। बिटुमिन्स कोयला इंजन में जलाने तथा कोल गैस बनाने में काम आता है। यानी कि नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाए कि कोल गैस है वो कौन से किससे बनेगा, तो ये बिटुमिन्स कोयला होता है, ये इंजन में जलाएंगे ना तो कोल गैस बनती है। और वायु की जो अनुपस्थिति, यानी कि वायु के एब्सेंस में क्या होता है, कोयले को गर्म करने पर कोक है वो अल्कतार और कोल गैस प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक श्रवण यानी कि डिस्टिलेशन कहलाता है, ऑफ कोल कहलाएंगे। और कोयले का जो यूज़ है, अगर हम देखें कि कोयले का यूज़ क्या किस किस में हो रहा है, तो देखो ये बॉयलरों, इंजनों और ये जो भट्टियाँ होती हैं इनमें ईंधन के रूप में कोल गैस बनाने में, या फिर धातुकर्म में अवकारक के रूप में, तथा कई जो रासायनिक पदार्थों के निर्माण में इसका यूज़ होता है। फिर ये तो हमने कोयले के बारे में देख लिया। अब हम सेकंड देखते हैं ऑप्शन कि ये, तो इसमें देखो पेट्रोलियम, ये भी फॉसिल्स फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम भी। यानी कि पेट्रोल भी क्या होता है कि काफ़ी लंबे टाइम बाद में ये जीवाश्म है वो ज़मीन में दब जाने की वजह से, या फिर ये मान लो कि काफ़ी लंबे टाइम से अगर ये ज़मीन में दबे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, उसके द्वारा क्या होता है पेट्रोल बनता है। तो पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। चलो, पेट्रोलियम है ये भूरे काले रंग का एक तेलीय द्रव होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। पेट्रोल की अब स्मेल भी हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पेट्रोल की स्मेल आ रही है, यानी कि इसकी एक अलग ही गंध होती है। यह वस्तुतः हाइड्रोकार्बन यानी कि ठोस, द्रव और गैसीय एवं गंधक का मिश्रण होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बनों और गंधक का मिश्रण है ये। जो कच्चा पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन या श्रवण यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस द्वारा शोधन करने पर ये हाइड्रोकार्बन के कई भागों के में अलग अलग हो जाता है। एक प्रभाजक स्तंभ यानी कि फ्रैक्शनेटिंग कोलुमन में इन अवयवों को उनके क्वथनांक बिंदु पर अलग अलग कर लिया जाता है, यानी कि इनके क्वथनांक पॉइंट्स होंगे वो अलग अलग होते हैं। कच्चा पेट्रोलियम है उसके प्रभाजी आसवन या फिर स्रवन द्वारा निम्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर हम नॉर्मली देखें तो आप देखो कि कौन कौन से मिलेंगे, यानी इसमें होता है एसफाल्ट, यानी कि एसफाल्ट है, या फिर कोई स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, या फिर क्या होगा पैराफिन, मोम होगा, या फिर ईंधन तेल, या फिर डीजल तेल, या फिर मान लो मिट्टी का तेल, या पेट्रोल, या फिर पेट्रोल गैस। ये आदि क्या होते हैं कि ये इसके अवयव हैं पेट्रोल के, प्रभाजी आसवन के। ये अवयव हमें मिलते हैं जो हमारे यूज़फुल भी हैं और इनका अलग अलग यूज़ है। ईंधन तेल का जो यूज़ है ये मुख्यतः उद्योगों के बॉयलरों, यानी कि उद्योगों में जो मशीनें होती हैं या फिर उनके अंदर जो वो मशीन चलती हैं, यानी उनके बॉयलर होते हैं, उनमें इनका यूज़ होता है। यानी कि उद्योगों के बॉयलरों और भट्टियों को गर्म करने में किया जाता है। यह कोयले से उत्तम किस्म का ईंधन होता है। इसका पूर्ण दहन होता है, यानी कि ये पूर्ण रूप से यूज़ में आ गया, इसका पूर्ण दहन हो गया। अतः जलने के पश्चात राख नहीं बनती है। पेट्रोल और डीजल का जो उपयोग है
वो सर्वाधिक वाहनों और इंजनों में किया जाता है। या फिर ये जो आप देखो जो केरोसिन तेल है, अगर इसका देखो, पेट्रोल का तो हमने देख लिया, लेकिन जो केरोसिन तेल है इसका यूज है वो घरों में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु लालटेन या लैंप आदि में किया जाता है। इसका उपयोग है वो स्टोव जलाने में भी किया जाता है, यानी कि लालटेन या फिर कोई भी स्टोव चला रहे हैं हम तो उसके अंदर इसका यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस कौन कौन सी हैं, जैसे कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनका क्या होता है, मिक्सचर होता है, यानी कि पेट्रोलियम गैस अगर नॉर्मली देखें तो क्या होंगी, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या होंगी, इनका मिक्सचर होगा, वो होगा पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य अवयव नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन होता है, जो तेजी से जलकर ऊष्मा प्रदान करता है और दाब बढ़ाने पर नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं। अतः द्रव रूप में इसे सिलेंडरों में भर करके द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जलावन के लिए उपभोक्ता को दिया जाता है। फिर देखते हैं कि जो ईंधन का ऊष्मीयमान के बारे में देखें तो जैसे कि किसी ईंधन का ऊष्मीयमान है वो ऊष्मा की वह मात्रा है जो इस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा को कैलोरी या फिर किलो कैलोरी या फिर जूल के पदों में व्यक्त किया जाता है। यानी कि आपको अगर उसमें मान के अगर यूनिट पूछ ले या फिर इनकी पूछ ले कि इसका मान किस में होगा, तो या तो ये कैलोरी में होगा या फिर किलो कैलोरी में या फिर जूल के अंदर इसको प्रेजेंट करेंगे। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान है वो अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजनों का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। यानी कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसका उपयोग है वो घरेलू या औद्योगिक ईंधन के रूप में सामान्यतः नहीं किया जाता है। यानी कि नॉर्मली हम अगर घर में देखें या फिर औद्योगिक ईंधन है उनमें इनका यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका सुरक्षित भंडारण कठिन होता है। तो अगर घर में होगा तो क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है, हार्मफुल होगा, इसलिए इसका भंडारण घर में तो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ भी बहुत कम है, न के बराबर। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अभी आपने सुना भी होगा कि अगर भविष्य का ईंधन यानी कि जो हाइड्रोजन है उनसे काफ़ी ऊष्मा के रूप में इनका यूज़ हो और काफ़ी यूज कर पाए हम, इसके ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं और इसके ऊपर सर्च भी चल रहा है कि हम इनको कैसे काम में ले पाएंगे। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्हीं से आगे हमारे फ्यूचर में ऊष्मा का मान या ऊष्मा है वो इसी से हमें मिलेगी, ये सोच रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जितना सबसे अगर कम से कम टेम्परेचर जितना लग रहा है जिससे वो जलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो उसका न्यूनतम ताप कहलाएगा, यानी कि वो उसका ज्वलन ताप कहला रहा है। फिर अगर देखें हम दहन यानी कि कंब्यूशंस, यानी कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर वो जल रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें ऊष्मा भी मिल रही है और उसमें लाइट भी मिल रही है, और जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दूसरे शब्दों में दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया को चालू रखने के लिए पर्याप्त होती है। दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। यानी कि अगर दहन की प्रोसेस को आप देखें तो ये एक क्या होगी, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, इस जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसी की प्रेजेंस में हम किसी चीज़ को जला पाएंगे और हमें एनर्जी यानी कि ऊष्मा भी मिल रही है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आज हमारा फ्यूल यानी कि ईंधन ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, इनके बाद में देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी देखेंगे।
आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्किल में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पॉइंट्स हैं वो भी आप पढ़ पाएँ। थैंक यू।